ओटीपी में आज हम जिन 3 खबरों की बात करेंगे उसमें सबसे पहले बात होगी कि पैलेट गन पर बड़ा खुलासा, किसने और क्यों चलाई, किसके आदेश पर यह इस्तेमाल हुआ, क्योंकि पैलेट गन विवाद अब और तूल पकड़ता जा रहा है। और दूसरे नंबर पर आज बात होगी भिवंडी हादसे की। बड़ा दुखद हादसा है भिवंडी इमारत हादसे का विलेन आखिर कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। तीसरे नंबर पर आज ओटीपी में आप देखेंगे फिर क्यों सुलगा नेपाल, क्या कर रहे हैं बालेन शाह। तो सबसे पहले आज की पहली स्टोरी पर आते हैं। देखिए 20 जुलाई की तस्वीरें अभी भी लोगों के जहन में ताजा हैं। छात्र सड़कों पर थे, पुलिस मोर्चे पर थी और फिर सबसे बड़ा सवाल उठा, क्या प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाना जरूरी था। यह मुद्दा अब सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहा। संसद में सरकार घिरी है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंच चुकी है और अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के प्रमुख का बयान भी बहस के केंद्र में बन गया है। जब सीबीआई प्रमुख कहते हैं कि कई बार अपने लोगों से निपटना आतंकवादियों से भी ज्यादा मुश्किल होता है, तो सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि लोकतंत्र, जवाबदेही और बल प्रयोग की सीमा पर भी बन जाता है। पैलेट गन, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई चीफ का बयान। आखिर 20 जुलाई को हुआ क्या था? यह मामला इतना तूल पकड़ चुका है। देखिए 20 जुलाई को दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने इसे संसद चलो मार्च का नाम दिया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव भी हुआ। आरोप लगे आंसू गैस, लाठीचार्ज और आखिर में पैलेट गन का इस्तेमाल कर लिया गया। देखिए कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की बात भी तब सामने आई और कुछ के शरीर से धातु के छर्रे सर्जरी से निकाले भी गए थे। और इस घटना के बाद पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद समेत 2 घायल प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मांग थी कि भीड़ नियंत्रण के लिए धातु वाले पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरे देश में रोक लगाई जाए। साथ ही घायलों के इलाज, मुआवजे और पुनर्वास की भी मांग की गई है। अब याचिकाकर्ताओं का कहना था कि पैलेट गन एक साथ सैकड़ों धातु के छर्रे छोड़ती है। ऐसे में यह तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि छर्रे किसे लगेंगे। इससे आंखों और शरीर के दूसरे हिस्सों में अस्थायी चोट का भी खतरा बना रहता है। और उनका आरोप था कि 20 जुलाई को बिना पर्याप्त चेतावनी दिए पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पैलेट गन पर पूरी तरह रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल अदालत ने कहा है कि मौजूदा पुलिस नियमों और बीपीआरडी की एडवाइजरी में असाधारण परिस्थितियों में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की अनुमति है। जब तक उन नियमों को चुनौती नहीं दी जाती तब तक कोई सीधे प्रतिबंध इस पे नहीं लगा सकता। हालांकि अदालत ने यहाँ ये भी साफ किया है कि अगर किसी विशेष घटना में जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी जांच हो सकती है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को घायलों के बेहतर इलाज का निर्देश दिया और केंद्र सरकार से कहा कि उस दिन आरएफ के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए ताकि जांच में आगे कोई दिक्कत ना आ पाए। और यही फैसला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने सवाल उठाया कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो फिर आखिर पैलेट गन चलाने जैसी नौबत क्यों आई। उनका यह कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि आदेश किसने दिया और क्या हालात वास्तव में इतने ज्यादा गंभीर थे कि इस तरीके का बल प्रयोग बड़ा जरूरी हो गया था। अपने ही लोगों से बचाव करने की नौबत आ गई। इस बीच एक और बयान ने पूरे विवाद को नई दिशा दे दी। सीबीआई प्रमुख हैं प्रवीण सूद, जिन्होंने आरपीएफ के 88वें स्थापना दिवस पर कहा कि कई बार आतंकवादियों और उग्रवादियों से निपटना आसान होता है, लेकिन अपने ही लोगों से निपटना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके खिलाफ बल प्रयोग करना बेहद कठिन फैसला होता है। देखिए ये बयान अब ऐसे समय में आया जब 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई पहले से ही सवालों के घेरे में है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष घटना का नाम नहीं लिया, जिक्र नहीं किया, लेकिन समय और संदर्भ को देखते हुए इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं और आमतौर पर टाइमिंग बहुत मैटर करती है। उसी मंच से सीआरपीएफ महानिदेशक जीपी सिंह ने अपने जवानों से कहा कि चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा और राष्ट्र हित में अपना कर्तव्य निभाते रहना होगा। ये संदेश साफ करता है कि सुरक्षा एजेंसियां बदलती परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार मान रही हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र में ये भी उतना ही जरूरी है कि हर कार्रवाई कानून और जवाबदेही की कसौटी पर खरी उतरे। अब इस मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अब तक दिल्ली पुलिस लगातार ये दावा करती रही थी कि न तो उसके पास पैलेट गन है और ना ही स्टूडेंट्स पर इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन संसद मार्ग थाने की जनरल डायरी में हुई एक घटना ने पुलिस के सभी दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पहली बार है जब किसी आधिकारिक पुलिस दस्तावेज में इतनी स्पष्टता के साथ इन चीजों का इस्तेमाल, उसका उल्लेख सामने आया। हालांकि संबंधित डीसीपी ने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया है कि उनकी तैनाती उस जगह पर नहीं थी जिसका
उल्लेख यहाँ जीडी एंट्री में किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी तैनाती दूसरी जगह पर थी। इसी विरोधाभास के चलते अब इस बात की भी जांच की जा रही है कि थाने की जो जनरल डायरी है उसमें दर्ज की गई एंट्री किस आधार पर लिखी गई है। वहीं 20 जुलाई की घटना की डीडी एंट्री 2 दिन बाद 22 जुलाई को की गई। ससदबाग थाने की जनरल डायरी एंट्री के अनुसार प्रदर्शन के दौरान हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे और मौके पर मौजूद डीसीपी रैंक के अधिकारी ने यहां आरएफ को पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी और इसी के बाद से जवानों ने फायरिंग भी की। हालांकि उस समय पुलिस ने सार्वजनिक रूप से पैलेट गन के इस्तेमाल से साफ इनकार किया था, लेकिन अब सामने आए रिकॉर्ड ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है। अब इस पूरे विवाद में 3 बड़े सवाल सामने आए। पहला, क्या 20 जुलाई की स्थिति वास्तव में इतनी गंभीर थी कि पैलेट गन का इस्तेमाल करना ही पड़ा? वहीं दूसरा विवाद, क्या पुलिस ने बल प्रयोग के तय नियमों का पालन किया? और तीसरा, अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो फिर उसकी जिम्मेदारी तय कौन करेगा? फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन जांच और इलाज के निर्देश देकर के ये साफ जरूर कर दिया है कि इस मामले को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। वहीं संसद में विपक्ष सरकार के जवाब लगातार मांग रही है और देश भर में बहस भी इस पर जारी है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन और कानून व्यवस्था के बीच में संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए, यही सवाल आने वाले दिनों में राजनीति, न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियां तीनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है और इसकी जवाबदेही तय होनी ही चाहिए। और आज की दूसरी स्टोरी, क्या इस हादसे का असली दोषी सिर्फ एक जर्जर इमारत या फिर वो लोग जिन्होंने खतरे की चेतावनी के बावजूद उसे हल्के में लिया? दरअसल महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 9 लोगों की जान चली गई। एक परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि इमारत क्यों गिरी, बड़ा सवाल यह है कि जब इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था, नोटिस पहले ही मिल चुके थे, तो उसे खाली भी कराया गया, तब आखिर वहां मरम्मत का काम क्यों चला? इस हादसे का सबसे बड़ा विलेन आखिर कौन है फिर? महाराष्ट्र के भिवंडी में हुआ यह हादसा सिर्फ एक इमारत गिरने की खबर तक नहीं है, ये लापरवाही, नियमों की अनदेखी और जिम्मेदारी तय न होने की कहानी को बयां करता है। 4 मंजिला कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की अब भी आशंका है और हादसे के बाद पूरी रात एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें बचाव अभियान में जुटी रही, जो अमूमन तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं किसी भी हादसे के बाद। यह हादसा जो है गुरुवार रात करीब 11:30 बजे हुआ, लेकिन इसके पहले ही खतरे के संकेत मिल चुके थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के करीब 9 बजे इमारत से तेज चटकने की कुछ आवाज लोगों ने सुनी। लोगों को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। कई परिवारों को तुरंत बाहर भी निकाल दिया गया, लेकिन जब कुछ लोग अभी भी बाहर निकल रहे थे तभी इमारत का बी विंग एकदम से गिर पड़ा। सबसे अहम सवाल अब यहाँ ये है कि जब खतरे के संकेत पहले ही मिल चुके थे, तब आखिर लोग अंदर क्यों रुके हुए थे और किसने इन्हें परमिशन दी थी? नगर प्रशासन का ये कहना है कि इस इमारत को काफी पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका था। उनकी तरफ से नगर निगम ने इसे खाली करने का निर्देश दिया था और कई नोटिस भी जारी किए। यानी कि प्रशासन का ये दावा है कि उसने अपनी तरफ से चेतावनी देने का काम किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। स्थानीय प्रतिनिधियों का यह कहना है कि चेतावनी के बावजूद इमारत में मरम्मत का काम चल भी रहा था। बताया यह गया है कि देर रात यहां इमारत एक तरफ झुकने लगी थी और ये देख करके कई मजदूर वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ लोग अंदर ही रह गए और फिर वही इस हादसे का शिकार हो गए, क्योंकि उन्हें बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला। भिवंडी वेस्ट के विधायक महेश चौगुले ने बताया है कि ये बिल्डिंग पहले से कैसे कैटेगरी सी में रखी गई, यानी कि इसे खतरनाक माना गया। उनके मुताबिक बिल्डिंग खाली करा ली गई थी, लेकिन कुछ लोग ग्राउंड फ्लोर पर तब काम कर रहे थे जब यह हादसा हुआ और उनका अनुमान है कि वहां 6 से 7 लोग तब फंसे हो सकते थे, जिनमें मरम्मत का काम कर रहे मजदूर भी शामिल थे। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है, अगर इमारत खतरनाक थी तो उसमें मरम्मत की अनुमति किसने दी? क्या मरम्मत कानूनी तरीके से हो भी रही थी? क्या सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया गया था, या फिर सिर्फ जोखिम उठा करके काम किया जा रहा था, या मजदूरों से काम करवाया जा रहा था? इन सवालों का जवाब अभी जांच के बाद हालांकि सबको मिलेगा, लेकिन अब इतना जरूर साफ है कि इस हादसे में सिर्फ इमारत कमजोर नहीं थी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कमजोर दिखाई देती है। यहाँ पर अधिकारियों के अनुसार कोहिनूर बिल्डिंग में कुल 48 कमरे थे। हर मंजिल पर 12 कमरे बने हुए थे और इतने बड़े भवन को पहले ही असुरक्षित घोषित भी किया जा चुका था, और ऐसे में वहां किसी भी तरीके की गतिविधि होना अपने आप में गंभीर चिंता का विषय भी है। हादसे के तुरंत बाद कई एजेंसियां मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ, ठाणे की डिजास्टर्स रिस्पांस फोर्स और स्थानीय फायर ब्रिगेड, पुलिस, डॉग स्क्वाड और यहाँ पर फायर इंजन 4 पहुंचे, 2 एम्बुलेंस और
यहाँ भारी मशीनों की मदद से बचाव अभियान तुरंत शुरू किया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए पूरी रात यहाँ पर राहत कार्य भी चलाया गया जब यह हादसा हो गया। लेकिन बचाव अभियान जितना जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है जवाबदेही तय करना। ऐसे मामलों में अगर नगर निगम ने पहले ये नोटिस जारी किया था तो फिर क्या उसके बाद भी इमारत की निगरानी की गई? अगर लोग दोबारा अंदर गए तो क्या उन्हें रोका भी गया था? और मरम्मत का काम कैसे हो रहा था? उसकी अनुमति किस आधार पर दी गई? इन सभी सवालों के जवाब सामने आने चाहिए। इस हादसे के बाद भिवंडी के मेयर ने भी चेतावनी दी है कि इलाके की कई दूसरी इमारतें भी खतरे की स्थिति में हैं। इसका मतलब ये सिर्फ एक इमारत का मामला अब नहीं था। अगर समय रहते कार्रवाई यहाँ नहीं हुई तो फिर भविष्य में ऐसे और बड़े हादसे होते रहेंगे। और भारत के कई शहरों में देखिए, हर साल बारिश के मौसम में जर्जर इमारतें गिरने की खबरें सामने आती हैं। हादसे के बाद जांच एजेंसियां बैठ जाती हैं, मुआवजे का ऐलान होता है और कुछ दिन के बाद फिर मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन अगली बारिश में फिर कोई नई इमारत गिर जाती है और यही सबसे बड़ी समस्या एक नई खबर बन के सामने आती है। इसलिए आज सबसे जरूरी सवाल यह है कि भिवंडी हादसे का असली विलन कौन है, जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ पुरानी इमारत? क्या चेतावनी के बाद भी जोखिम उठाने वाले लोग? क्या नियमों का पालन न कराने वाली व्यवस्था, या फिर वो सिस्टम जिसमें खतरे की जानकारी होने के बावजूद ऐसी घटनाएं रुक भी नहीं पाती हैं? इन सवालों के जवाब जांच के बाद शायद मिल जाएं। लेकिन एक बात साफ है, अगर खतरनाक घोषित इमारतों को समय रहते पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया जाए और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए तो फिर ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे। भिवंडी की इस त्रासदी ने सिर्फ 9 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि ये भी याद दिला दिया है कि लापरवाही की कीमत हमेशा सबसे भारी होती है। और अब तीसरी स्टोरी पर आते हैं। नेपाल एक बार फिर जल रहा है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हिंसा कैसे भड़की यहाँ, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हालात बिगड़ रहे थे तब प्रधानमंत्री बालेन शाह क्या कर रहे थे? सुनसरी, एक छोटे से कस्बे दीवानगंज से शुरू हुआ विवाद कई जिलों तक अब फैल चुका है। 3 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, सेना की तैनाती, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू और भारत नेपाल सीमा तक बढ़ा तनाव। आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि हालात नियंत्रण से बाहर निकल गए? क्या ये सिर्फ धार्मिक टकराव था या प्रशासनिक चूक ने आग को और भड़का दिया? आइए समझते हैं नेपाल हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि इससे भी पहले इस तरीके की तस्वीर नेपाल ने पेश की है। नेपाल एक बार फिर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की चपेट में है। भारत के बिहार से सटे नेपाल के सुनसरी जिले के दीवानगंज से शुरू हुआ विवाद अब मध्य और कोशी प्रांत के कई जिलों तक फैल चुका है। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रशासन को कई शहरों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस ने गोली चलाई, सेना को तैनात करना पड़ा और अब तक कम से कम 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर शांति से चलने वाला नेपाल अचानक हिंसा की आग में कैसे झुलस गया? हिंसा की शुरुआत रविवार रात सुनसरी जिले की दीवानगंज ग्रामीण नगरपालिका के कप्तानगंज इलाके से हुई। यहाँ 2 अलग अलग समुदाय के धार्मिक कार्यक्रम चल रहे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार देखिए, विवाद लाउड स्पीकर के इस्तेमाल, धार्मिक झंडों और कांवड़ यात्रा के दौरान हुए तनाव से शुरू हुआ। शुरुआत में ये मामूली कहासुनी थी, लेकिन देखते ही देखते दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी और फिर झड़प शुरू हुई तो पुलिस को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। पुलिस ने पहले भीड़ को समझाने की पूरी कोशिश की, फिर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और आखिरकार गोलियां भी चलानी पड़ी। यहाँ इस गोलीबारी में तब 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग और सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए और यहीं से हिंसा ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया और भड़क गई हिंसा। यहाँ सुनसरी तक सीमित रहने वाला विवाद कुछ ही घंटों में यहाँ मधेश प्रांत के कई जिलों तक पहुंच गया। सप्तरी, सिराहा, धनुषा और व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण वीरगंज में लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। एक के बाद एक जो यहाँ पर सटे हुए कस्बे थे वहां पर ये सब कुछ शुरू हुआ। सिराहा के गोल बाजार में 19 साल के गणेश यादव की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई। कई अन्य लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने यहां गोल बाजार में 11 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया और कई जगह बाजार बंद कराने पड़ गए और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा। लहान और जनकपुर में भी दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में कई राउंड चेतावनी फायरिंग की है। और स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सिराहा
धनुषा, बीरगंज, सुनसरी और जनकपुर के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। बीरगंज में 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। रैली, धरना और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत नेपाल सीमा से जुड़े कई संवेदनशील मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। ईस्ट वेस्ट हाईवे के कई हिस्सों में आवाजाही नियंत्रित भी की गई है। हालात बिगड़ते देख नेपाल सरकार को सेना भी तैनात करनी पड़ी ताकि हिंसा और यहाँ पर ना फैल जाए। अब विपक्ष का यहाँ आरोप है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने शुरुआती दिनों में हालात की गंभीरता को समझा ही नहीं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि हिंसा शुरू होने के 4 दिन के बाद प्रधानमंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक 5वें दिन बुलाई गई है। अब विपक्ष का कहना है कि अगर शुरुआत में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों और फिर दोनों समुदाय के नेताओं के साथ संवाद किया जाता तो हिंसा को फैलने से रोका जा सकता था, जो अब हाथ से बाहर है। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल सहित कई विपक्षी नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार की प्रतिक्रिया को धीमा और अपर्याप्त बता दिया। हालांकि हिंसा बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री बालेन शाह ने देशवासियों से शांति बनाए रखने की और अफवाहों से बचने की भी अपील की है कि ऐसे चीजों पर ध्यान न दें। अब दीवानगंज गांव पालिका ने पुलिस गोलीबारी में मारे गए 2 लोगों को स्थानीय स्तर पर शहीद घोषित कर दिया। नेपाल सरकार से उन्हें आधिकारिक शहीद का दर्जा देने की सिफारिश की है। साथ ही दोनों परिवारों को 10-10 लाख नेपाली रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया है। गंभीर घायलों को 2 लाख और अन्य घायलों को 50,000 नेपाली रुपए देने की घोषणा भी की गई है। देखिए, हिंसा में जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ उनके लिए भी मुआवजे की मांग सरकार से की गई है और यह हिंसा ऐसे समय हुई जब प्रभावित जिले भारत के बिहार से सीधे जुड़ते हैं। यहाँ सुनसरी, परसा, धनुषा और सिराहा ये सभी जिले भारत नेपाल व्यापार की सीमा पर आवागमन के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगर हिंसा लंबी चली तो इसका असर, अब सोचिए, सीमा पार व्यापार, स्थानीय कारोबार और लोगों की आवाजाही पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि भारत नेपाल सीमा पर भी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी गई है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार हिंसा की जो शुरुआत है स्थानीय धार्मिक विवाद से ही हुई थी। हालांकि जैसे जैसे घटना बढ़ी, अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन भी होने लग गए। आगजनी और फिर पुलिस कार्रवाई ने हालात को और गंभीर बना दिया। फिलहाल ये कहना संभव नहीं है कि हिंसा के पीछे कोई संगठित समूह या बड़ी साजिश थी। इसकी जांच जारी है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की इस वक्त जांच कर रही हैं। और नेपाल की देखिए, ये हिंसा केवल कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बनी है, बल्कि प्रशासनिक सतर्कता, राजनीतिक नेतृत्व और सामाजिक संवाद की भी परीक्षा है। एक छोटे से स्थानीय विवाद ने कुछ ही दिनों में कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया और इसमें 3 लोगों की जान चली गई, दर्जनों इसमें घायल हो गए, सेना को उतरना पड़ा और कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। अब सबसे बड़ी चुनौती केवल हिंसा रोकना नहीं, बल्कि दोनों समुदाय के बीच में भरोसा बहाल करना है, निष्पक्ष जांच कराना और ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। नेपाल फिलहाल एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये तनाव थमेगा या फिर पूरे क्षेत्र की जो स्थिरता है उसके लिए और बड़ा खतरा बन जाएगा। और क्या बालेन शाह एक बार फिर संभाल पाएंगे नेपाल को? तो ओटीपी में आज की ये 3 खबरें थी। कमेंट करके आप अपनी राय हमें बता सकते हैं।